हेलो एवरीवन। फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर सीरीज़ में ये तीसरा वीडियो है। तो अब नेक्स्ट जो हम लोग का फ्लूइड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे वो है सरफेस टेंशन, जिसे कि हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। द टेंसाइल फोर्स प्रेजेंट पर यूनिट लेंथ इनसाइड फ्री सरफेस इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन लिक्विड एंड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो ये डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है ये सरफेस टेंशन। टेंसाइल फोर्स क्या होता है ये मैंने अपने पहले वीडियो जो इंट्रोडक्शन के नाम से है उस वीडियो में ही बताया था। तो अगर वो आपको क्लियर नहीं है कि टेंसाइल फोर्स क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है और शियर फोर्स क्या होता है, तो वो पहली वाली वीडियो देख लेना। By virtue of this property, any free surface of liquid always tries to contract as if some tension is present inside it. सरफेस टेंशन वो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की जिसकी वजह से वो जो फ्लूइड का सरफेस है, फ्री सरफेस है, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। ये ऑलरेडी पढ़ा होगा स्कूल लेवल में भी। अब देखो, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए कि सरफेस टेंशन को तुम दिखाओगे इस डायरेक्शन में। तो यहाँ नोट के फॉर्म में मैंने लिखा है, इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू लाइन ऑन विच इट एक्ट्स। अब इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। मान लो ये जो यू शेप्ड वायर है, मान लो यू शेप्ड वायर मैंने यहाँ पे शो किया है जिसके ऊपर एक सोप का फिल्म है। सोप फिल्म है, जैसे मैंने ऐसे हैश लाइन से दिखा दिया, ये सोप की फिल्म है जो कि एक यू शेप्ड वायर फ्रेम के ऊपर बनी हुई है। अब अगर हम लोग को दिखाना है कि इस पर्टिकुलर, ये देखो, ये पर्टिकुलर जो लाइन है इसके ऊपर हम लोग का डायरेक्शन क्या होगा सरफेस टेंशन के फोर्स का। तो यहाँ पे देख सकते हो तुम, हम लोग कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं, हम लोग इस प्लेन की बात कर रहे हैं जिसमें कि ये सोप फिल्म बना हुआ है। मैंने ये 3D में शो किया है, लेकिन ये समझ जाओ कि ये जो सरफेस है ये इसी प्लेन में लाई कर रहा है जिस प्लेन में मेरा ये पेज मैंने रखा हुआ है। इस प्लेन में मान लो ये सोप का फिल्म लाई कर रहा है। तो अब तुम देख सकते हो मैंने क्या लिखा है, इट्स डायरेक्शन इज टेंजेंशियल टू सरफेस। तो यही सरफेस के टेंजेंशियल एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी हम लोग को उस फोर्स का डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब वो किस डायरेक्शन में बनाया जाए, देखो ये टेंजेंशियल टू सरफेस तो इतना समझ में आ गया, लेकिन टेंजेंशियल टू सरफेस ये भी है, टेंजेंशियल टू सरफेस ये भी है, टेंजेंशियल टू सरफेस ये भी है। तो अब यहाँ पे हम लोग को किस डायरेक्शन में अब एग्जैक्टली बनाना है, तो यहाँ लिखा है मैंने परपेंडिकुलर टू लाइन ऑन विच इट एक्ट्स। अब हम लोग को दिखाना कौन से लाइन पे है, हम लोग को इस लाइन पे दिखाना है। तो अब देखो, टेंजेंशियल टू सरफेस हमें समझ में आ गया कि इसी प्लेन में लाई कर रहा होगा, लेकिन अब इसके परपेंडिकुलर हम लोग का होना चाहिए। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है होगी, उसके परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होगी, ये वाली लाइन होगी, ठीक है, या फिर ये वाली लाइन कह सकते हो, ये वाली लाइन कह सकते हो। तो ये डायरेक्शन मैंने दिखा दिया कि कैसे तुम सरफेस टेंशन के फोर्स को दिखा सकते हो। अब हमें पता है ये टेंसाइल फोर्स है, इसी वजह से मैं अवे फ्रॉम द लाइन मैंने ये शो किया है। मैंने इसको अंदर की तरफ भी तो मैं एरो का साइन दिखा सकता था, लेकिन ये जो टेंसाइल फोर्स है इसकी वजह से लाइन के अवे मैंने ये फोर्स का डायरेक्शन दिखाया है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसका यूनिट क्या होगा। देखो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसका मतलब इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर मीटर। अब एक चीज़ ध्यान देना, ये कई बार जो एमसीक्यू होता है उसमें कंफ्यूज करने के लिए इसका यूनिट अलग फॉर्म में भी दे देता है, जो कि होता है जूल पर मीटर स्क्वायर। अगर थोड़ा बहुत तुम्हें यूनिट की क्लैरिटी होगी तो तुम्हें पता होगा कि जूल को हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। तो न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, फिर से ये न्यूटन पर मीटर आ जाएगा यहाँ से। अब देखो इसका डायमेंशन क्या होगा, mt-2, ये सब याद रखना तुम लोग। अब देखो, मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला था फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस होता क्या एग्जैक्टली तो फ्री सरफेस ऐसा सरफेस होता है जहाँ पे शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है। शियर स्ट्रेस फिर से वही आ गया जो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अपना बताया था, शियर स्ट्रेस होता क्या है। तो शियर स्ट्रेस फ्री सरफेस पे ज़ीरो होता है। और नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू सरफेस। कोई भी एक सरफेस होगा उसके नॉर्मल जो फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर स्ट्रेस होगा उसी को हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस कह रहे हैं। तो उस पर नॉर्मल स्ट्रेस ही केवल प्रेजेंट होगा। अब देखो ये नॉर्मल स्ट्रेस ही क्यों है और शियर स्ट्रेस क्यों नहीं है फ्री सरफेस पे, वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे ये डायग्राम बनाया है। अब ये डायग्राम पे तुम देख सकते हो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, कोई भी सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। अब ये फ्लूइड में मैंने एक पार्टिकल ले लिया। अब देख, हर एक पार्टिकल जो होता है, हर एक एटम या मॉलिक्यूल जो होता है उस पर फोर्सेस कुछ एक्ट कर रहे होते हैं। वो फोर्सेस कौन कौन से टाइप के होते हैं, वो एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, सिमिलर एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मान लो अगर वाटर है तो वाटर के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसी को मैं कोहेसिव फोर्स बोलूँगा। वाटर और एयर के बीच में जो होगा उसको मैं कोहेसिव नहीं, उसको एडहेसिव फोर्स बोलूँगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडहेसिव फोर्स क्या होता है, जो कि दो डिसिमिलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेज एक्ट कर रहे होंगे, यहाँ तुम देख सकते हो ये जो
पार्टिकल है इस पे दो फोर्स एक्ट कर रहा है, कोहेसिव फोर्स किसकी वजह से हो रहा है, ये फ्लूइड का पार्टिकल है तो इसके नीचे जितना फ्लूइड का पार्टिकल है उसकी वजह से इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अब जहाँ जहाँ फ्लूइड के पार्टिकल है वहाँ वहाँ से इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो ये मैंने सॉलिड लाइन से मैंने ये डायरेक्शन शो की हुई है इसके ऊपर कोहेसिव फोर्स की। अब देखो इसके ऊपर एडहेसिव फोर्स भी एक्ट कर रहा होगा। मान लो इसके ऊपर एयर है तो एयर की वजह से इसके ऊपर एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक्ट कर रहा होगा, जिसको मैंने ये डॉटेड लाइन से शो किया है। अब यहाँ डॉटेड लाइन ही क्यों शो किया है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, कोहेसिव फोर्स जो यहाँ पे होगी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द एडहेसिव फोर्स ड्यू टू द एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट सराउंडिंग दिस फ्लूइड पार्टिकल। तो अब तुम देख सकते हो कि ये देखो कोहेसिव फोर्स इसके लेफ्ट साइड भी एक्ट कर रहा है, इसके राइट साइड भी एक्ट कर रहा है, और लेफ्ट और राइट साइड में जो फोर्स कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है वो आपस में कैंसिल कर दे रहा होगा। इसी तरह से अगर मैं इधर भी दिखाऊं 45 डिग्री पे भी या किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे दिखाऊं एक्सेप्ट 0 डिग्री और 90 डिग्री के, तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके हम लोग कॉम्पोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो तुम ये देखोगे कि सारे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो आपस में कैंसिल आउट कर दे रहे होंगे। इतना तो तुम लोग रिजॉल्विंग ऑफ फोर्सेस करके आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डाउनवर्ड की तरफ आ रहा होगा। अब ये केवल इसी नीचे की तरफ ही क्यों एक्ट कर रहा है, क्योंकि जो एडहेसिव फोर्स है मैंने पहले ही बता दिया है वो बहुत वीक होता है, तो ये कोहेसिव फोर्स उसको डोमिनेट करेगा। तो जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल के, वो नीचे की तरफ इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा, नीचे की तरफ इसको खींचने की कोशिश कर रहा होगा। यही ये रीज़न है कि कोई भी फ्री सरफेस जो है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। अब देखो अंदर कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है उसमें क्या हो रहा होगा, इसमें देख सकते हो तुम कोई भी एडहेसिव फोर्स नहीं है, क्योंकि नेबरिंग जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्लूइड पार्टिकल के ही हैं। तो यहाँ केवल कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा और हर एक डायरेक्शन में इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे फ्लूइड पार्टिकल्स। तो अब तुम देख सकते हो ईजिली कि यहाँ पे हर एक डायरेक्शन से, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये नेट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स इसमें ज़ीरो ही एक्ट कर रहा होगा। तो ये केवल तुम देख सकते हो कि केवल सरफेस पे जो फ्लूइड पार्टिकल है उसी पे नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि जो अंदर की तरफ कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है चाहे वो इमीडिएटली फ्री सरफेस के नीचे ही क्यों ना हो, उस पर नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो ही आ रहा होगा। अब ये चीज़ मैंने यहाँ पे लाइन से समझा दिया है। वाई सरफेस टेंशन, liquid molecules which are well below the free surface are attracted equally in all directions due to cohesive forces between same atom or molecule। यहाँ cohesive forces का भी मैंने बारे में लिख दिया है। it acts between same atom or molecule exerted by surrounding liquid molecule, therefore such molecule experience no net force। On other hand, liquid molecule on surface experience strong cohesive force from liquid present at bottom and weak adhesive force। अब adhesive force क्या होता है, force between different atoms and molecules exerted by air molecules, therefore net force acts towards the liquid, this gives area minimizing tendency to free surface of liquid। कोई भी free surface of liquid होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन उसकी एरिया मिनिमाइजिंग टेंडेंसी होती है। यही रीज़न है कि कोई भी वाटर ड्रॉपलेट अगर तुम ड्रॉप करोगे नीचे तो फिर वो एक स्फेरिकल फॉर्म ले लेता है। वो स्फेरिकल फॉर्म ही क्यों लेता है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि किसी भी सॉलिड बॉडी की अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम सरफेस एरिया उसका फॉर अ गिवन वॉल्यूम क्या होगा, एक स्फीयर ही होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं सरफेस एनर्जी। ये ध्यान देना ये सब टॉपिक है, ये प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए मैंने नंबरिंग नहीं की है यहाँ पे। सरफेस एनर्जी क्या होता है, अब देखो मान लो ये सोप फिल्म है, इसको मैंने ABCD से रिप्रेजेंट किया है। इस सोप फिल्म पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं या फिर इस पर लग रहा है, वही जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगता है। तो यहाँ मान लो FX फोर्स है, यहाँ पे FX फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में एंड FY फोर्स लग रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन। यहाँ मैंने लेंथ भी दिया हुआ है, यहाँ AB और CD की जो लेंथ है वो X के इक्वल है, जबकि BC और AD की जो लेंथ है वो Y के इक्वल है। अब मान लो ये FX और FY फोर्स की वजह से इसका जो एरिया है, इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो गया और वो A डैश B डैश C डैश D डैश हो गया। तो अब यहाँ तुम देख सकते हो ये डायमेंशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में dx और dx यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, जबकि ऊपर और नीचे वो dy और dy इंक्रीज हो चुका है। अब यहाँ फोर्स तो वही fx और fy ही एक्ट कर रहा है यहाँ पे। अब तुम देख सकते हो इधर ये टोटल जो लेंथ हो गई है A डैश B डैश की या C डैश D डैश की, वो x प्लस 2dx हो गया है, और B डैश C डैश की या फिर A डैश D डैश की y प्लस 2dy हो गया है। ये y प्लस 2dy देख सकते हो तुम। तो यहाँ पे देख सकते हो टोटल इसका जो एरिया है वो इंक्रीज कर गया है।
अब यहाँ से हम लोग करना क्या चाहते हैं, देखो सरफेस टेंशन एग्जैक्टली क्या होता था, वो होता था फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो सिग्मा की वैल्यू देखो फॉर अ गिवन लिक्विड, मैंने ऊपर भी लिखा है फॉर अ गिवन लिक्विड इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ सिग्मा की वैल्यू हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं, एक तो हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ, हम लोग इस बी सी के ऊपर कितना फोर्स एक्ट कर रहा था एफ एक्स, और इसकी लेंथ कितनी थी वाई, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होगी एफ एक्स बाई वाई। अब सिमिलरली हम लोग इसी सिग्मा की वैल्यू एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, ए बी का डायमेंशन कितना था एक्स, और इसका ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो था एफ वाई। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स। अब ये दो फॉर्मूले हम लोग के पास आ गए। अब आगे देखते हैं हम लोग डी डब्ल्यू मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ अमाउंट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दिस सोप फिल्म फ्रॉम ए बी सी डी टू ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। देखो ये सरफेस एरिया इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन सरफेस एरिया इंक्रीज करने में कुछ वर्क भी तो हुआ होगा। ये वर्क क्यों हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ फोर्स एक्ट कर रहा है और यहाँ थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हो गया है हर एक डायरेक्शन में। तो ये जो है ये वर्क के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर हो जा रही है। ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है इसकी वजह से जो इंक्रीज हुआ है एरिया, ये वर्क के फॉर्म में स्टोर हो गया है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी होता था ना, उसी फॉर्म में हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि वर्क के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर हो गई है। इसी को हम लोग सरफेस एनर्जी कहते हैं। ये आगे मैं और अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी देखो तुम ये डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई मल्टीप्लाइड बाई टू। तो ये एफ एक्स इंटू डी एक्स क्या है, हम लोग का जो वर्क क्या होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता था। तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना है एफ एक्स है, मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट कितना है डी एक्स है, और क्योंकि ये डी एक्स दोनों ही डायरेक्शन में है तो मल्टीप्लाइड बाई टू कर दिए, प्लस एफ वाई फोर्स एक्ट कर रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डी वाई, और इसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये ऊपर और नीचे दोनों ही साइड हो रहा है। तो ये टोटल हम लोग का वर्क डन हो गया यहाँ पे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब इसको तुम यहाँ से ऊपर वाले जो मैंने दो फॉर्मूले या रिलेशन लिखे थे सिग्मा इज इक्वल टू एफ एक्स बाई वाई और सिग्मा इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स, इससे अगर हम लोग इस फॉर्मूले में रिप्लेस करेंगे वैल्यूज तो हम लोग को मिलेगा सिग्मा वाई डी एक्स प्लस सिग्मा एक्स डी वाई मल्टीप्लाइड बाई टू। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टू को हम लोग अंदर ले जाते हैं और सिग्मा को कॉमन लेके हम लोग बाहर ले जाते हैं। तो ये हो गया हम लोग का टू वाई डी एक्स प्लस टू एक्स डी वाई होल मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। अब यहाँ ये ध्यान दो, यहाँ पे मैंने ये जो छोटे छोटे एरिया जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट नहीं किया है, जिसको मैंने हैश्ड लाइन से नहीं रिप्रेजेंट किया है, यहाँ तुम देख सकते हो हर एक कॉर्नर में चारों कॉर्नर में छोटे छोटे एरिया है। ये एरिया हम लोग मान के चल रहे हैं एकदम नेग्लिजिबल है, क्योंकि देखो डी एक्स और डी वाई इटसेल्फ मीन्स कि वो बहुत कम डिस्टेंस है, बहुत छोटा डिस्टेंस है। और अगर हम लोग मान लो डी एक्स इसकी लेंथ है और डी वाई इसकी लेंथ है, तो डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई करेंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल वो एरिया हो जाएगा। तो ये चारों ही कॉर्नर में ऐसे एरिया है, इन चारों कॉर्नर के एरिया को हम लोग नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो अब तुम देखोगे कि जो टोटल एरिया ये जो हैश्ड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है चारों डायरेक्शन में, इसका एरिया अगर तुम फाइंड आउट करके देखोगे एक बार फिर खुद से बना के देखना रफ कॉपी में, तो वो यही आएगा टू वाई इंटू डी एक्स प्लस टू एक्स इंटू डी वाई। तो ये हो गया हम लोग का चेंज इन एरिया, या फिर कह सकते हैं इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इसी इंक्रीज इन सरफेस एरिया को हम डी ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये टोटल हम लोग का वर्क डन डी डब्ल्यू कितना हो गया सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई डी ए। अब देखो इसको हम लोग दूसरे साइड ले जाएंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा हम लोग का सरफेस टेंशन का डी डब्ल्यू बाई डी ए। तो ये भी एक मैनर हो गया हम लोग का सरफेस टेंशन को डिफाइन करने का। तो यहाँ डी डब्ल्यू क्या है, ये सरफेस एनर्जी है, या फिर हम लोग कह सकते हैं वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, और डी ए क्या है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अभी तो मैंने ये सब न्यूमेरिकली तुम्हें एक्सप्लेन किया है, लेकिन अब मैं इसे इन वर्ड समझाने की कोशिश करता हूँ। In order to increase surface area of liquid surface, external force must do some work. Work done by external force is stored inside surface in form of energy called surface energy. This energy is only known as surface energy. The amount of work that needs to be done to increase the surface area of the soap film from ABCD to A dash B dash C dash D dash is called as surface energy. अब यहाँ तुम देख सकते हो सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, यही चीज़ मैंने ये फॉर्मूले में भी लिखी है। अब यहाँ कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फॉर्मूले याद रखना, ये तुम्हें ऑलरेडी याद होगा। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो 4πr² होता है, वेयर r इज रेडियस ऑफ स्फीयर। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी तुम्हें याद रखना होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3πr³। ये जब मैं न्यूमेरिकल तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि ये दो ही फॉर्मूले मैंने क्यों एग्जैक्टली तुम्हें याद करने को बोले।
अब सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले हैं जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। सबसे पहला है हम लोग का प्रेशर राइज इन लिक्विड जेट ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये लिक्विड जेट क्या है, ये जैसे मान लो अगर कोई घर में तुम लोग के गार्डन होगा, गार्डन में पाइप होगी ना जिससे पानी डालते होगे, तो अगर तुम देखे होगे तो वो पानी किस फॉर्म में निकलता है, वो सिलिंड्रिकल जेट के फॉर्म में निकलता है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, प्रेशर राइज इन लिक्विड जेट ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब यहाँ तुम देख सकते हो, ये मान लो एक पाइप का क्रॉस सेक्शन है, सिलिंड्रिकल फॉर्म में ही है ये, जो उसमें छोटा सा लगाते हैं नैरो करने के लिए उसके जेट को, यहाँ हम लोग लगाते हैं, तो वही फिटिंग है ये। अब ये मान लो सिलिंड्रिकल जेट है हम लोग का, लिक्विड जेट कह सकते हो। इसके आउटसाइड जो सराउंडिंग है उसका पी आउट मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि पी आउट जो है वो पी एटमॉस्फेरिक के ही इक्वल है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही पी आउट मैं कह रहा हूँ, और इसके अंदर जो भी प्रेशर है वो अभी हम लोग को नहीं पता है कितना प्रेशर है, उसे मैं पी इन से डिनोट कर रहा हूँ। जिस डिस्टेंस के बीच में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, जिसके बीच में हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं, डिराइव करने वाले हैं वैल्यू, वो मैं लेंथ को एल से कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैंने 3D में शो किया है। 3D में ये डायग्राम मैंने शो किया है, ये एग्जैक्टली सिलिंड्रिकल जेट दिख कैसे रहा होगा, और केवल मैंने हाफ पोर्शन लिया है, नीचे भी ऐसे ही होगा, ये मैंने केवल ऊपर का हाफ लिया है। अब यहाँ तुम देख सकते हो जो मैंने बताया था, सरफेस टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल सोप फिल्म की मदद से समझाया था, वैसे यहाँ पे भी फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्ट कर रहा होगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड सिमिलरली अगर नीचे वाला भी हम लोग क्रॉस सेक्शन लेते, नीचे वाला भी अगर जेट का पोर्शन लेते तो उसमें ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होता, तो ये आपस में फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग केवल ऊपर वाले में इंटरेस्टेड है। अब देखो यहाँ पे जो लेंथ है ये कितना है, एल है, सिमिलरली पीछे के साइड भी लेंथ एल ही होगी, और सरफेस टेंशन लेट अस सपोज दैट सिग्मा है वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग टोटल फोर्स इस पर्टिकुलर लेंथ पे कितना एक्ट कर रहा होगा, इस पर्टिकुलर लेंथ पे फोर्स सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर देंगे तो हम लोग को फोर्स पता चल जाएगा। तो ये सिग्मा एल फोर्स एक्ट कर रहा होगा इस पर्टिकुलर लेंथ पे। सिमिलरली पीछे के साइड भी सिग्मा इंटू एल हम लोग का फोर्स एक्ट कर रहा होगा नीचे के साइड में। यहाँ पे देखो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी जो सिलिंड्रिकल जेट है ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, अब मैंने बताया था, ये देखो सरफेस टेंशन फोर्स तो कोशिश कर रहा है इसको नीचे की तरफ खींचने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने अंदर की तरफ पी इन माना था, ये प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, तो ये नीचे वाला जो भी सरफेस है इस पर प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, और क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए तो ये जो प्रेशर की वजह से फोर्स एक्ट कर रहा होगा ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे डायग्राम में शो की है। अब ये देखो सिग्मा इंटू एल इस लाइन पे एक्ट कर रहा है, सिग्मा इंटू एल इस लाइन पे एक्ट कर रहा है, लेकिन जो प्रेशर की वजह से फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। और वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि डेल्टा पी इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड द आउटसाइड ऑफ दिस सिलिंड्रिकल जेट। ठीक है, तो उसे डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय द टोटल एरिया। तो इसका एरिया कितना है, ये लेंथ कितना था एल था, और इसका डायमीटर, इस सिलिंड्रिकल जेट का जो डायमीटर है हम लोग डी मान के चल रहे हैं, तो टोटल फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन कम्स आउट टू बी डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी मल्टीप्लाइड बाय एल। डेल्टा पी एग्जैक्टली है क्या, देखो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी इन माइनस पी आउट। तो पी इन मैंने बताया था कहाँ पे पी इन हम लोग देख रहे हैं, और पी आउट वही पी एटमॉस्फेरिक है इस सिलिंड्रिकल जेट के आउटसाइड। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी सेटिस्फाइड, और वो सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया है, सिग्मा ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, दैट इज समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग इन द वाई डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो अब उन वैल्यू को हम लोग इक्वेट कर देते हैं, डेल्टा पी इंटू डी इंटू एल इज इक्वल टू टू इंटू सिग्मा इंटू एल। ये टू इंटू सिग्मा एल हो गया क्योंकि इस लाइन पे भी हम लोग का सिग्मा एल एक्ट कर रहा है, इस लाइन पे भी सिग्मा एल एक्ट कर रहा है, तो टोटल हो गया टू इंटू सिग्मा इंटू एल। तो डेल्टा पी इधर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हम लोग का टू सिग्मा बाई कैपिटल डी, जहाँ पे डी क्या था हम लोग का, डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल जेट था। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इतना बार बार तुम्हें डिराइव करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अगर तुम्हें बोला जाए प्रेशर राइज इन लिक्विड जेट ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होगा, तो ये सिंपली अगर ये सारी वैल्यू दी हैं तो तुम डेल्टा पी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब ये दूसरे फॉर्म में भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, डेल्टा पी इज इक्वल टू सिग्मा बाय आर, यहाँ आर क्या है, रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल जेट है, तो कैपिटल डी बाई टू को हम लोग आर लिख सकते हैं, तो सिंपली डेल्टा पी इज इक्वल टू सिग्मा बाय आर हो गया। जिसमें भी तुम लोग कंफर्टेबल हो वो फॉर्मूला याद कर सकते हो तुम लोग। नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हम लोग, प्रेशर राइज इन लिक्विड ड्रॉप ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये एक लिक्विड ड्रॉप है, स्फेरिकल फॉर्म में है। अब यहाँ देखो मैंने एकदम सेंटर पे पी इन मान लिया अगेन, और ऊपर मैंने ये पी आउट मान लिया। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है पी इन माइनस पी आउट। हमेशा ये ध्यान देखो, हम लोग पी इन ही हम लोग ज़्यादा बता रहे हैं, हमेशा देखो
प्रेशर राइज हो रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, ये चीज़ तुम नोटिस कर पा रहे होगे। तो हम लोग हमेशा डेल्टा पी को हम लोग पी इन माइनस पी आउट ही कह रहे हैं, क्योंकि पी इन हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको भी मैंने हाफ में कट कर दिया है। अब इसमें हम लोग लेफ्ट साइड वाले की बात कर रहे हैं। लेफ्ट साइड पे हम लोग के राइट साइड की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा होगा। अब सिमिलरली अगर हम लोग राइट साइड वाला भी शो करते हैं तो वो लेफ्ट साइड की तरफ एक्ट कर रहा होता फोर्स, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट कर दे रहे होते। अब यही हम लोग जैसे पहले किया था हमने वही किया हमने फॉर इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन। अब हम लोग एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो गया। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ मैंने बस जस्ट सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो ये टोटल लेंथ क्या है यहाँ देख सकते हो तुम। ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पता होगा, सर्कल का क्या होता है, पाई डी होता है। तो ये सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय पाई डी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी। और यहाँ पे फिर से मैंने डी बाई टू को आर से रिप्रेजेंट कर दिया है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई आर। ये दो फॉर्मूले हो गए, कोई भी एक याद कर लोगे तो दूसरा तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रेशर राइज इन सोप बबल ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब देखो सोप बबल और लिक्विड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। लिक्विड ड्रॉप में तुम देखोगे अंदर के साइड पूरा लिक्विड है और बाहर के साइड पूरा एटमॉस्फेयर है। तो यहाँ केवल एक ही फ्री सरफेस है जो कि सराउंडिंग के कांटेक्ट में है। लेकिन यहाँ देखो सोप बबल जो होगा वो तुम देख सकते हो अंदर के साइड एयर है, बाहर के साइड एयर है और बीच में एक थिन लेयर है सोप फिल्म की। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे दो फ्री सरफेस है, दो सरफेस है जो कि एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये इसलिए ये पहले केस से ये डिफरेंट केस है। अब यहाँ तुम देख सकते हो मैंने यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यहाँ पे शो करने की कोशिश की है। जो आउटसाइड वाला जो लेयर होगा उस पे मैंने ब्लू कलर से डायरेक्शन शो की है फोर्स की, और इनसाइड में भी इस बार हम लोग का नया फोर्स आ जाएगा जो कि ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे शो किया है। सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय पाई डी जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो आउटर वाले सरफेस पे एक्ट कर रहा होगा, और इंटरनल वाले जो सरफेस है, अंदर वाला जो सरफेस है उसके ऊपर भी सिग्मा इंटू पाई डी ही फोर्स एक्ट कर रहा होगा। अब तुम लोग को ये डाउट हो सकता है कि ये डी तो नहीं होगा, ये डी से कम होगा ये जो डायमीटर है। लेकिन मैंने ये पहले ही बताया था ये बहुत थिन फिल्म है, इतना थिन फिल्म है कि हम लोग इस डायमीटर को दोनों को सेम ही मान सकते हैं दोनों के लिए, चाहे वो आउटर वाला सरफेस हो चाहे वो इनर वाला सरफेस हो। ये टोटल फोर्स जो हम लोग देख रहे हैं राइट साइड में जितना एक्ट कर रहा है वो है सिग्मा इंटू पाई डी इंटू टू। और यहाँ पे भी अब मैंने देख लिया डेल्टा पी, मैंने इधर भी अंदर वाले सेंटर पोजीशन पे ही मैंने इसे पी इन से डिनोट किया है, और आउटसाइड एकदम बाहर वाले सरफेस पे मैंने पी आउट या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैंने पी आउट से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। तो प्रेशर राइज हम लोग का फिर से यहाँ पे डेल्टा पी से डिनोट किया है मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया कितना है पाई डी स्क्वायर बाई 4। फिर से हम लोग यहाँ पे देखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो करेंगे इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, और इधर हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो डेल्टा पी आ जाएगा 8 सिग्मा बाई डी, या फिर डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई आर। तो इस मैनर में हमने ये तीनों रिलेशंस फाइंड आउट कर लिए हैं, और ये तीनों ही स्टैंडर्ड रिलेशन है जो कि हम लोग को याद करना है फ्यूचर किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहाँ नोट तुम लिख लेना अलग से, एक और मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। अभी तो हम लोग ने जस्ट फोर्स को बैलेंस किया था, एक जस्ट डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि तुम्हें बस याद रखना है। इसमें पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन कैपिटल R1 प्लस 1 अपॉन कैपिटल R2। यहाँ पे R1 और R2 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स तो तुम लोगों को क्लियर ही होगा मेरे हिसाब से। ये मान लो अगर मैंने ये बनाया है ड्रॉ किया है मान लो, तो ये अगर हम लोग इस साइड से देखेंगे तो ये कॉनकेव होगा, ये कॉनकेव सरफेस है, और अगर हम लोग इस साइड से देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है। तो अब अगर हम लोग से पूछा होता कि प्रेशर फाइंड आउट करो किस साइड ज़्यादा प्रेशर होगा, तो सीधी सी बात है कि प्रेशर इस साइड जो है कॉनकेव साइड विल बी ग्रेटर देन इस साइड का प्रेशर पी कॉन्वेक्स। ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन है, ये तुम्हें ध्यान रखना है हमेशा। इसमें भी शायद देख लो कॉनकेव साइड अंदर के साइड है, इस साइड कॉनकेव है, इस साइड अगर हम लोग देखें तो ये कॉन्वेक्स साइड है, तो कॉनकेव साइड में ज़्यादा प्रेशर है एज कम्पेयर टू कॉन्वेक्स साइड। इसमें भी तुम देख सकते हो और सिमिलरली इस केस में भी देख सकते हो। तो यही चीज़ जो याद रखनी थी मैंने ये अलग से लिख दिया है यहाँ पे, प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स साइड। अब नेक्स्ट नोट एक चीज़ और ध्यान रखना, एयर बबल इन वाटर इज सिमिलर टू लिक्विड ड्रॉप बिकॉज बोथ हैव सिंगल सरफेस। अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल सकते हैं न्यूमेरिकल्स जिसमें कि हम लोग को दे देगा एयर बबल
एक वाटर या किसी भी लिक्विड के अंदर एयर बबल होगा और उसमें हम लोग को पूछेगा फाइंड आउट द प्रेशर राइज ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो वहाँ पे कौन सा केस हम लोग कंसिडर करेंगे। अब देखो दिया तो यहाँ पे एयर बबल है, तो क्या हम लोग यहाँ पे लास्ट वाला केस कंसिडर करेंगे, तो नहीं आंसर है। क्योंकि देखो हम लोग का ये वाला केस जो था इसमें डिफरेंस क्या था, इसमें अंदर के साइड भी एयर था और बाहर के साइड भी एयर था। लेकिन यहाँ जो केस हम लोग को दिया है वो एयर बबल जो है वो वाटर के अंदर है, तो इसका मतलब फ्री सरफेस क्या हुआ, कितना हुआ, केवल एक ही तो फ्री सरफेस हुआ जो कि अंदर के साइड है, बाहर तो वो वाटर से सराउंडेड है। तो इसलिए ये जो केस होगा ये हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो सेकंड वाले केस का यूज़ करेंगे जिसमें कि लिक्विड ड्रॉप था। लिक्विड ड्रॉप में भी देखो बाहर के साइड हम लोग का फ्री सरफेस था, जबकि एयर बबल इन वाटर वाला जो केस है इसमें अंदर की तरफ फ्री सरफेस होगा और बाहर की तरफ लिक्विड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हम लोग को याद रखना है। अब इसके आगे की जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे।